कांग्रेस लगातार चीख रही है कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। बीजेपी वाले बोल रहे थैंक्स, और वो बोल रहे थे थैंकलेस हैं। तो ये जो रिपोर्ट थी इसमें आम आदमी का भी कुछ जिक्र फिक्र हुआ है या फिर इन सरकारों ने हमेशा की तरह अपना हित देखा है? आप 1 लाख करोड़ का जो हमारा कर्जा हो गया, हमको भारत सरकार के पास जाना चाहिए और प्रयास करनी चाहिए कि इसको माफ किया जाए। वेरी गुड सर, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? बधाई। तो ये कैसे हो सकता है पठानिया साहब की 1 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है उसको ये बोलते हैं कि हमें माफ कर दो? आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? उनको पूछिए जिन्होंने ये प्रस्ताव किया है। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जहां पर मुकेश भाई जैसा रिफाइंड आदमी बैठा हो वहां पर इस तरह की सिफारिश अगर हुई है तो फिर मैं क्या बोलूं? जैसा ये रिपोर्ट में पढ़ रहे हैं कि उसके बाद इसका मतलब यहाँ पर कोई सरकार थी नहीं। वही चीज आई ना। तो आप बीजेपी वाले भी नालायक रहे, कांग्रेसी भी नालायक रहे। और ट्रेजरी बंद होने के ऊपर आप एक ट्रेजरी की चिट्ठी निकाल रहे हैं। ये चिट्ठी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये खुद बताया जा रहा है ये ऑफिसर सरकार के दुश्मन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के दुश्मन है। किसके? जब पता है कि हर चीज पब्लिक डोमेन में आनी है। 8 महीने लगा के आप ये बोले कि हमारा लोन माफ कर दिया जाए, 8 महीने लगा के आप ये बोले कि इंटरेस्ट को जो 2 महीने बढ़ा दिया जाए, फिर आप ये बोलें कि एम्प्लॉयज़ की जो रिटायरमेंट एज है वो 58 से 59 कर दी जाए। अब ये क्या गंद डाला हुआ कि किस तरीके से आप रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, जिस तरीके से आपने फजूल खर्ची का अति कर दी है। और ये भी आपको बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, भाजपा हो या कांग्रेस हो। अब बातों से बात नहीं भरने वाली। ये हुआ तो था काम है, क्या काम निकल के आया सामने? आप भी ऐसे आईवाश सीएजी की रिपोर्ट बड़ी क्लियर बोलती है 27,500 करोड़ रुपए का आपके पास हिसाब ही नहीं है। गरीब आदमी की भी अब चमड़ी खरीदेंगे जब 10 रुपए की पर्ची लगेगी, तो उसके ऊपर भी रिसोर्स मैनेजमेंट का ही नया एक ड्रामा शुरू होगा। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आपको याद होगा कि जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बयान दिया था कि हिमाचल के जो आर्थिक हालात हैं वो इतने बदतर हैं कि आने वाले दौर में अगर श्रीलंका जैसे हालात बन जाएं तो हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। खैर, सरकार शुरू हुई, चलना शुरू कर दिया सरकार ने, और लगभग 8 महीने पहले एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का गठन किया गया जिसकी जो अध्यक्षता थी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री थे, वो कर रहे थे। और उनके साथ कांगड़ा से वरिष्ठ मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी, उनके साथ सिरमौर से जो कद्दावर मंत्री हैं दूसरे हर्षवर्धन चौहान, वो, और तीसरी हस्ती जो थे वो जो मेंबरशिप थे, वैसे तो 4 सदस्यीय थी, तो तीसरे मेंबर थे केमिकल इंजीनियरिंग के जो एक्सपर्ट हैं और बहुत ही ज़हीन महीन सोच के राजेश धर्माणी। वो खुद बिलासपुर के खाते से मंत्री हैं। और ये लगभग 5 अप्रैल को ये जो रिपोर्ट थी इस कमेटी ने सबमिट कर दी और ये कहा गया कि जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है उसके लिए क्या होना चाहिए। बड़े बड़े धुरंधर रहे इस कमेटी में, और अब ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। इसके बाबत बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन जब मुद्दा प्रदेश के साथ जुड़ जाए तो जरूरी हो जाता है कि किसी ऐसे आदमी के साथ इस मुद्दे को डिस्कस किया जाए जो पढ़ने लिखने का शौकीन हो, जिसको पता हो कि तैयारी होती क्या है। तो आज इसी मसले पर मेरे साथ प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राकेश पठानिया हैं बैठे हुए। और पठानिया जी की आदत रही है कि पढ़ना लिखना इनके ये है, हालांकि जो ये कह सकते हैं कि गुस्सैल भी बड़े तगड़े हैं ये। तो आज ये बात भी मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि आज हम आपको जो चंक होता है मेन वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आगे पठानिया जी जो बोलेंगे वो सही मायनों में जो मेरे को लगता है कि पढ़े लिखों वाली बात होगी और उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। खैर, पठानिया साहब स्वागत। धन्यवाद जी, थैंक यू। मैंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करी, उस कमेटी की बात करी, और कांग्रेस ने पीठ थपथपाई थी कि हम लोगों ने पहली बार आकर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर सोचा और एक कैबिनेट उसकी हमने सब कमेटी बनाई। लेकिन ये जो अब कमेटी की रिपोर्ट है, आप पढ़ने लिखने वाले हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसमें है क्या? देखिए, ये अच्छा स्टेप था कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन की एक कमेटी बनाई गई और वो भी डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में। जैसे आपने बताया कि 4 सदस्य इसमें थे, चंद्र कुमार जी बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं हमारे, साथ में हर्षवर्धन जी और धर्मानी जी, चारों पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छी कमेटी बनी और हमें बहुत उम्मीद थी कि ये कमेटी कुछ ना कुछ नई दिशा हिमाचल प्रदेश के अंदर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर देगी। जो पब्लिक डोमेन में पड़ा है, जो मैंने देखा है, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन को एक थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि आम आदमी के जो मेरी तरह होता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में ये कि सरकार की रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कमाई रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। हमको जो है रिसोर्सेज को नए हॉरिजॉन्स में जाना है, हमको नई
व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, हमको नए सोर्सेज को पैदा करना है, हमको हिमाचल प्रदेश की आमदनी को बढ़ाना है। बेसिकली स्टेप तो ये है कि हमको हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ऐसा क्या करें। ऐसी कमेटी वीरभद्र के समय भी बनी थी और उनकी अध्यक्षता अगर मुझे याद है तो विद्या सोक्सी पर उसकी मीटिंग हुई कोई नहीं थी। ये इससे पहले एक कमेटी पिछली सरकार में कांग्रेस में बन चुकी है जिसकी कोई मीटिंग कभी हुई नहीं थी। खैर बहरहाल अच्छी बात है, इसकी मीटिंग हुई 8 साढ़े 8 महीने पहले और 5 अप्रैल को इसकी रिपोर्ट भी आ गई। तो ये रिपोर्ट जब हमने पढ़ी, जो पब्लिक डोमेन में पढ़ी है, इसके अलावा क्या है पता नहीं, पर जो पढ़ी है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कम और भारत सरकार को मोबिलाइजेशन ज़्यादा। वो कैसे साबित करना है पड़ेगा ना, ऐसा कुछ जो पढ़ने में आया है कि उसमें भारत सरकार को मोबिलाइज करने की ज़्यादा रणनीति बनाई गई है। जाना कहाँ अगर भारत सरकार को मोबिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार चीख रही है कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, बीजेपी वाले बोल रहे थैंक्स और वो बोल रहे थे थैंकलेस हैं। तो ये जो रिपोर्ट थी इसमें आम आदमी का भी कुछ जिक्र फिक्र हुआ है या फिर इन सरकारों ने हमेशा की तरह अपना हित देखा है? आप इस तरफ बोल रहे थे तो मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया। देखिए, कैबिनेट सब कमेटी ने बड़ा क्लियर कहा कि 100 करोड़ से ऊपर का जो हमारा जो कर्जा हो गया, 1 लाख करोड़ का जो 1 लाख करोड़ का जो हमारा कर्जा हो गया, हमको भारत सरकार के पास जाना चाहिए और प्रयास करनी चाहिए कि इसको माफ किया जाए। वेरी गुड सर, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? बधाई तो कमेटी को देनी चाहिए। आप जब उधार बचेगा ही नहीं तो फिर तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कमेटी ने ये सिफारिश की है। ये कैसे हो सकता है पठानी साहब की 1 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है उसको ये बोलते हैं कि हमें माफ कर दो? आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? उनको पूछिए जिन्होंने ये प्रस्ताव किया है। उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि हम सबको, कांग्रेस सरकार को, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जहां पर मुकेश भाई जैसा रिफाइंड आदमी बैठा हो वहां पर इस तरह की सिफारिश अगर हुई है तो फिर मैं क्या बोलूं। मैं आपको इसकी कॉपी निकलवाता हूँ और उसको कॉपी को आप खुद पढ़ लें और उस कॉपी में क्या लिखा हुआ है कि हमको ये 1 लाख की जो रिपोर्ट है, 1 लाख का जो कर्जा है, 1 लाख करोड़ का जो कर्जा है, इसको माफ करने के लिए भारत सरकार के पास जाना चाहिए और 2% की हमारी जो लोन लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए। ये भी साथ साथ में उन्होंने कहा कि देसी घी का डब्बा भी दे दो, साथ में सिरिंजें भी भर के दे दो। और 2% का जो लोन लिमिट है उसको भी बढ़ाना चाहिए और 1 लाख करोड़ का जो हमारा कर्जा हो गया। और इसका कारण क्या देते हैं? हाँ, इसका कारण ये देते हैं कि जब ये प्रदेश बना था 42 ईयर्स हो गए, 44 ईयर्स, जब ये प्रदेश बना था तो सबको पता था कि हमारी भौगोलिक स्थितियां ठीक नहीं है और ये फाइनेंशियली वैलिड स्टेट नहीं है और वायबिलिटी नहीं है, इसलिए हम सबको पता था। और आज ये प्रदेश बड़ी नाजुक स्थिति में है, उसको बचाने के लिए ये 1 लाख करोड़ का कर्जा जो माफ़ किया जाए। इसका मतलब जब से ये प्रदेश बना है, आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने इस प्रदेश को यहाँ पे शिमला में आके किया था, उसके लिए बहुत बड़ा एक हिमाचलियों के ऊपर एक आशीर्वाद उन्होंने दिया था। पर ये लग रहा कि जैसा ही ये रिपोर्ट में पढ़ रहे हैं कि उसके बाद इसका मतलब यहाँ पर कोई सरकार थी नहीं। वही चीज आई ना, तो फिर तो आप बीजेपी वाले भी नलायक रहे, कांग्रेसी भी नलायक रहे, फिर लायक कौन साबित हुआ? तो ऐसे रहा कि आज तक कोई था ही नहीं यहाँ पे, केवल यही थी और ये कमेटी बनी है पहली बार, जो कमेटी कह रही कि जब से ये प्रदेश का गठन हुआ था तब से ये हालत ऐसी थी और आज ये कर्जा भी माफ किया जाए। और ये वही कांग्रेस सरकार है, ये वही डिप्टी सीएम और सीएम है जिस कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले बड़ा क्लियर बोला था 350 यूनिट बिजली के भी देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को भी देंगे, 5 लाख बच्चों को रोजगार भी देंगे। ये वही सरकार है, ये वही लोग हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन तो यहाँ पे भी है ना। फिर मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ उदय जी कि जो सरकार ने ये, फिर अगर आपको पता था, आपको जब 42 साल पहले की हिस्ट्री पता थी तो फिर ये वायदे क्यों किए? फिर ये आपने झूठ क्यों बोला? अच्छा, उसके ऊपर से सीएजी की रिपोर्ट आ गई। सीएजी की रिपोर्ट बड़ी क्लियर बोलती है 27,500 करोड़ रुपए का आपके पास हिसाब ही नहीं है। वेयर हैव यू स्पेंट दैट मनी? 27,500 करोड़ जो इसी सरकार का कि पिछला भी है? इसी सरकार, जयराम ठाकुर जी का कोई नहीं, इसी सरकार के ऊपर आया है। सुक्खू भाई का लेना देना। हाँ जी, इसी सरकार का आया। और सबसे बड़ी बात तो ये हैरानी आती है जो ये सरकार बार बार बोलती है कि आपदा में ये हो गया, आपदा में ये हो गया, आपदा का हमें, उसमें कहा है इन्होंने भी 10,000 करोड़ का जो आपदा का बैकलॉग है वो भी क्लियर किया जाए। ये रिपोर्ट कह रही है, जबकि सीएजी ये कह रहा है कि लगभग 1,229 के करीब, 39 के करीब जो है नुकसान हुआ है और 1,090 करोड़ तो भारत सरकार से आया। तो इसी टेन्योर में यही सीएजी बोल रही है जी, मैं नहीं बोल रहा जी, ये सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है। तो फिर आपने जेब से लगाया क्या? तो मैं एक बात पूछूं
कि अब थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात आ जाएगी कि ठेका राकेश पठानिया ने लेके रखा हुआ है, बाकी बीजेपी दूसरे मुद्दों पे बोल रही है जो प्रदेश मतलब एक पिन पॉइंट करके आप लोग मुद्दों को यूज करते हैं। क्या ये मास्ट वेस्ट 75 लाख की आबादी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था? इसके ऊपर क्यों ऊंट सिले हुए हैं फिर आप लोगों के? सदन के भीतर भी देख लो तो छोड़े आप 5,524 करोड़ 5,524 करोड़ के आपने इक्विटी बॉन्ड्स खरीद ली, जबकि उसका इंटरेस्ट क्या आएगा? और जब आपके पास खाने को कुछ नहीं है फिर आपको ये इन्वेस्टमेंट करने को कहां से आ गया? ये क्या ये सब रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि आपका जो आपकी जो रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी है, रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी का मतलब कि हम रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे। रिसोर्सेज कहां डेवलप करेंगे? मैं वही पूछ रहा हूँ, रिसोर्सेज लोन माफी की बात इन्होंने कह दी जो ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन पे आप बता रहे हैं। वो तो भारत सरकार के डोमेन में है ना। आपने क्या की? इन्होंने मैं बताऊं मैं वही पूछ रहा हूँ, इन्होंने क्या राय दी कि हमें यहाँ से रेवेन्यू आ सकता है? इन्होंने क्या किया? जो ये सोच है, जो हमें लग रहा पता खबरों से, जैसे अभी हॉस्पिटल में 10 रुपए की पर्ची लगने वाली, गरीब आदमी की भी अब चमड़ी खरीदेंगे। जब 10 रुपए की पर्ची लगेगी तो उसके ऊपर भी रिसोर्स मैनेजमेंट का ही नया एक ड्रामा शुरू होगा। फिर जो अपना स्पेशल वार्ड में भर्ती हो जाएगा उसका कैशलेस ट्रीटमेंट खत्म। ये प्रपोजल्स हैं इनकी, ये कैसे इंप्लीमेंट होती है पता नहीं, पर जो सुनने में आ रहा है, जो प्रपोजल उनकी ये हैं। ठाकुर साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ पे आपने 10 रुपए की पर्ची का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक तौर पर आप लोगों की एमएलएज, एक्स एमएलएज, प्रेजेंट एमएलएज जो भी, आप लोगों का एक हेल्थ का पूरा पैकेज होता है कि आप जाइए मुफ्त में करवाइए, सारी चीजें करवा के आ जाइए, बढ़िया आलिशान उसमें। यहां पर 10 रुपए के लिए, पिछले कल मैं बयान सुन रहा था, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि लोग पर्ची गुम कर देते हैं, 10 रुपए लगेंगे तो वो होगा, पहला। दूसरा, 10 रुपए मिनिमम किराया बढ़ाया इन लोगों ने, तो फिर बोला कि जी हमारे पास चेंज नहीं है। अब ऐसे हालात में अगर देखा जाए, बीइंग ए कॉमन मैन, ये बोलूं, 2 मिनट मेरी बात सुनिए, बीइंग ए कॉमन मैन ये बात मैं बोलूं कि हमें इन्होंने इसी तरह का अगर यही हालात रहे तो फिर तो आम आदमी तो 5-10 रुपए वही आएंगे उसकी जेब में, खुले भी देगा, उस सारी चीजें करेगा। फिर ये सिस्टम है क्या? और यहां पर बीजेपी सियासत करती हुई नजर आती है, क्या आम लोगों के लिए सियासत नहीं हो सकती इस मुद्दे के ऊपर? नहीं, इसमें आम आदमी की सियासत तो इन्वॉल्व है ही है जी। अब जब एक मंत्री बोल रहा है कि वो पर्ची गुम हो जाती है, तो मैं तो उनको एडवाइस करूंगा या उनसे निवेदन करूंगा, मेरे से बड़े हैं, कि उस पर्ची के ऊपर वो मरीज की फोटो भी लगाया करें, क्योंकि बंदा भी नहीं गुआची है। ये तो मजाक बन गया ना जी, कि पर्ची ना गुआचे तो उसके लिए 10 रुपए। सरकारी हॉस्पिटल का मतलब क्या था कि गरीब आदमी जब मर्जी दिल में बेधड़क होकर वहां चला जाए और अपना इलाज कराए। सारे टेस्ट फ्री होते थे हमारे टाइम में। हाँ। सारे स्कैन्स फ्री होते थे, जो हकीकत है, जो सारे एक्सरेज थे वो फ्री होते थे। अब तो जिस वक्त आपने प्राइवेट वार्ड ले लिया उसी वक्त आपका कैशलेस ट्रीटमेंट बंद। आपको उसी वक्त एक्सरे के लिए पैसे अलग से देने पड़ेंगे, स्कैन के अलग से देने पड़ेंगे, ब्लड टेस्ट के अलग से देने पड़ेंगे, और दवाइयां तो अलग से लेनी ही पड़ेंगी। ये प्रपोजल्स हैं। पठानिया जी, ये जो परिस्थितियां हैं यहां पर तो मेरे को लग रहा है कि आप जैसे, आप तो खैर सदन से बाहर हैं, लेकिन जो सदन में बैठे हुए हैं वहां पर भी पॉलिटिक्स को देखा जाए तो बहुत हल्के दर्जे की नजर आती है। जब पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज होते हैं वो क्यों नहीं यहां पर ही होते? खैर, मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं, इसी पे जो अहम मुद्दा है कि जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है उसमें इन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा सरकार ने कि हम ऐसा कर सकते हैं? ना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि जिस सरकार की 5 महीने से ट्रेजरी बंद पड़ी, ठीक है जी, ऊपर से 8 महीने के बाद आपकी ये रिपोर्ट आ रही है, और ट्रेजरी बंद होने के ऊपर आप एक ट्रेजरी की चिट्ठी निकाल रहे हैं। ये चिट्ठी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये अभी सारी ट्रेजरीज में चिट्ठी सर्कुलेट की है। ऑब्जेक्शन लगा दो कि इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा दो बिल्स पे। इस तरफ दिखा दीजिएगा, मेरे को मत दिखाइए, विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा। आप इसको ट्रांसलेट करते चलिए। ये बड़ा क्लियर इसमें कहा गया है कि ऑल ट्रेजरीज आर डायरेक्टेड टू रिटर्न ऑल पेंडिंग बिल्स to the concerned DDOs with the following objections: payment cannot be authorized due to mismatched payments and receipts for the year 25-26। जब आपने उनको मिलाया ही नहीं तो आप उनको मिसमैच कैसे कर दोगे जी? पहली बात, ये तो एक डायरेक्शन आ गई कि आप सीधा रिपोर्ट करो कि मिसमैच होगी। मैं वही चीज बोल रहा हूं। इसके बावजूद भी खुद बताया जा रहा है ये ऑफिसर सरकार के दुश्मन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के दुश्मन है। किसके? जब पता है कि हर चीज पब्लिक डोमेन में आनी है। होशियारियां आप लोग भी करते थे, होशियारी सुन लो मेरी बात सर। बावजूद भी किसी ट्रेजरी से 7 करोड़ रुपए रिलीज हुआ, किसी ट्रेजरी से 3 करोड़ रुपए रिलीज हुआ, कहीं से 2.5 करोड़ रुपए रिलीज हुआ। मैं उस तथ्य पे अब जाना नहीं चाहूँगा, पर पिक एंड चूज हुआ। जहाँ पे अपने चहेते थे वहाँ पे तो हुई पेमेंट भी हुई, पर एक आम गरीब
रिसोर्स मोबिलाइजेशन का तो ये देखिए, जहां हमारे मंत्री जी बैठे थे चंद्र कुमार जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रैनसन दी गढ़ी आता है, वहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ मत्था टेकने जाना हो तो वहाँ पे आजकल बैरियर लगा हुआ है बाहर। हाँ, देखा था मैंने। साइकिल के ऊपर जाने की 15 रुपए की पर्ची है, इसको बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, साइकिल के ऊपर। और अगर आपकी गाड़ी जा रही है, अगर सपोजिंग आप मारुति लेके जा रहे हैं, 100 रुपये मारुति का तो कटेगा। अगर अंदर 5 सवारी बैठी है तो 10 रुपये के हिसाब से उन सवारी को भी कटेगा। इसको बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। ये ग्राउंड स्तर की रियलिटी तो आपने बता दी, पर जो ये दूसरी ओवरऑल है जो रिफ्लेक्ट कर रही है, ये इसमें और अहम बिंदु क्या है? देखिए, अहम बिंदु ये है कि दे आर नॉट सीरियस। एक 8 महीने लगा के आप ये बोले कि हमारा लोन माफ कर दिया जाए, 8 महीने लगा के आप ये बोलें कि इंटरेस्ट को जो 2 महीने बढ़ा दिया जाए, फिर आप ये बोलें कि एम्प्लॉयज़ की जो रिटायरमेंट एज है वो 58 से 59 कर दी जाए, ताकि उनके सारे बेनिफिट्स इकट्ठे करके उनको पैकअप किया जाए। फिर एक ये भी प्रपोजल है कि जो हेल्थ के एजुकेशन के जो लोग हैं उनके बर्थडे के ऊपर उनको रिटायर ना किया जाए, पर उनको एंड ऑफ एकेडमिक सेशन रिटायर किया जाए, जो कुछ भी फिजिबल नहीं है। ये 8 लाख की जो सेना अनएम्प्लॉयड की बैठी हुई है, उनको तो एक धक्का हो रहा है उनकी पेट। आऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट वाले मुद्दे उसके ऊपर तो देखो ना, आप 1 साल की तनख्वाह एक सैलरी बढ़ा के अब रेशो ये आ रही कि 100 बंदा रिटायर हो रहा तो 10 को नौकरी भी नहीं मिल रही, तो ये बैकलॉग कैसे कवर करेंगे? राणिया जी, आपने अभी वो दिखाया मेरे को, उसमें लिखा है कि 58 साल की बजाय 59 ईयर्स 59 साल कर दिए जाए। बाहर तो सुन लीजिए मेरी बात, बाहर तो शोर ये है कि 60 साल 62 साल कर देंगे, और हकीकत में अगर इनकी इस रिपोर्ट को देखा जाए, जो इनकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने कहा, इन्होंने तो सिर्फ 1 साल का जिक्र किया है। मैं नहीं बोल रहा जी, ये रिपोर्ट आपके सामने है, इस तरफ है सामने, ये रिपोर्ट आपके सामने है, जो ये रिपोर्टिंग बोल रही है, इसके पीछे मूल कारण क्या है, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। जो इन्होंने लिखा है वो ये कहते हैं कि मूल कारण ये है कि जो 800 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज बनेंगी है, उनको हम 1 साल के लिए डेफर कर देंगे, ओपीएस टाइप। तो वो 500 करोड़ रुपया जो है उसके जो है, ये बड़ा, देखिए मैं आपको लाइन पढ़ देता हूँ इसमें। कंसिडरिंग दैट द करंट 25-26 फिजिकल इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कैश ट्रैप्ड स्टेट, द स्टेट गवर्नमेंट इज लुकिंग एट, सिंस द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इज 8 lakhs, टू increase the retirement age could be counterproductive. The exact amount payable to retired employees in a year has not been worked out. But in case the retirement is enhanced, the payment of about 800 crores could be deferred. Also, an annual payment of about 500 crores can be deferred for a year by linking the date of retirement of the employees of the education department to the academic session and not the date of birth, as practiced in the present resources. पठानिया जी, फिर ये माना जाए कि जो पैसा देना पड़ेगा ओपीएस के तहत, चाहे वो रिटायरमेंट तो शायद अगले सालों में होगी, जो अगली सरकार आएगी इस सरकार के पास नहीं होगी, तो ये टोपी बदलने वाला सिस्टम नहीं लग रहा आपको? बीइंग ए लेमैन पूछ रहा हूँ। सीएजी का मतलब क्या है? आफ्टर व्हाट इज एन ऑडिट रिपोर्ट? सीएजी तो हमें एक वार्निंग है। आपको वेदर रिपोर्ट बता रही है कि कल सुबह बहुत तगड़ी बारिश पड़ने वाली है, और आप बिना छाते के और बिना रेनकोट के बाहर चल जाए तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? ये मैं पहाड़ी से बोल रहा था, मरे सर पर तो हम बीजेपी आने गले पाने चांस है। बीजेपी का ले पाना है, तुम्हारा हिमाचल फूकी देना, हिमाचल खत्म कर देना, जिस हिसाब से तुम्हारा काम करा दे, इस हिसाब से हिमाचल बचना कख नहीं। क्या भविष्य रहेगा? 8 लाख अनएम्प्लॉयड का क्या भविष्य रहेगा? 1 साल के लिए तो आप टोपी घुमा लोगे। वो जो 8 लाख अनएम्प्लॉयमेंट जो सोच रहा था कि 6 महीने या साल बाद बारी आनी होती गई, बारी 4 साल पीछा, उसका क्या बनेगा? जहर दे दे सारे, जहर तो दे रहे हैं, ये आपके सामने खाना पड़ेगा। हाँ, कभी बीजेपी से खाओ, कभी कांग्रेस से खाओ, खाना तो भाजपा कांग्रेस को बीजेपी में, मैं आपके सामने खुल के बात बोल रहा हूँ और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात बोल रहा हूँ, और ये भी आपको बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, भाजपा हो या कांग्रेस हो। अब बातों से बात नहीं भरने वाली। ये हुआ तो था काम है, क्या काम निकल के आया सामने? आप भी ऐसे आई वॉश करेंगे? अगर आप आई वॉश की बात नहीं है, आई वॉश की तो बिल्कुल बात नहीं है। बात ये है कि 500-800 करोड़ रुपए डेफर करने के लिए आप सारे प्रदेश का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये है आपके सामने, हमने नहीं लिखा, इनकी रिपोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट बोल रही है, मैं नहीं बोल। अब मैं वही चीज इसमें और बिंदु इसको खत्म कर लेते हैं कि ये बहुत जरूरी है जी। और कोई पहलू इसमें जो छूट रहा हो, क्योंकि आप पूछिए, मैं तो बैठा हूं तैयार जवाब देने के लिए। एक सवाल और है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करी, इसमें जो चेयरमैन्स हैं, बोर्ड हैं, दूसरे हैं, क्या उसका भी कहीं जिक्र फिक्र हुआ है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज हो रहा है यहाँ पे? आपको क्या लगता है इस मुद्दे के ऊपर? देखिए, एक बहुत वैलिड प्रश्न आपने पूछा, और इसमें बहुत बड़ा प्रश्न है ये। अब इतने ओएसडी तो मैंने कभी लगते देखे नहीं।
और जब सबको पता था कि सीपीएस वैलिड नहीं है इस प्रदेश में, उसके बावजूद आपने लगाए उनको 2.5 हटा भी दिए, हटा भी दिया, हटाया नहीं, कोर्ट से हटे वो तो आपने ढोए ना 2.5 साल, आपने कैबिनेट रैंक दिया उनको, खर्चे किए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, फिर आपने कैबिनेट रैंक का स्टेटस दे दिया 3 लोगों को एक्स्ट्रा, और उसके बावजूद आप बोलते हो कि भारत सरकार से जो है 1 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया जाए। फिर आपके हमारे टाइम में जो चेयरमैन को 33,000 रुपये मिलता था, अब तो आप 1.25 लाख रुपये दे रहे हैं। अब ये क्या गंद डाला हुआ कि किस तरीके से आप रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, जिस तरीके से आपने फजूल खर्ची का अति कर दी है। और सबसे बड़ी रिसोर्स मैनेजमेंट का तो नज़ारा हमारे इलाके में देखने को मिलता है भाई साहब, जब आप जाओ बाजार में किसी ट्रैक्टर वाले को आवाज़ मार के पूछिएगा, अब ट्रैक्टर कहाँ से घुस गए बीच में? वो ऐसे भागेगा आपकी शक्ल देख के कि कहीं पुलिस वाला रोकना ले। 15,000 25,000 लाख रुपए का चलान हो रहा है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब एक गरीब ट्रैक्टर वाला उसकी पर्ची काट के 15,000 रुपए की ये रिसोर्स मैनेजमेंट हो रही है, जबकि बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं पूरी पूरी खड्डों को खा जा रही है, उनका कोई चलान नहीं हो रहा। पर एक गरीब आदमी ट्रैक्टर वाला जो जा रहा है उसका 15,000 25,000 का चलान काट के आप बहुत बड़े रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। बधाई आपको, बहुत बड़ी बात। देखिए ये एक 8 महीने की जो एक्सरसाइज हुई है, वो एक्सरसाइज किस बात की हुई है? 4 मंथ मैं एक चीज समझ गया एक्सरसाइज में, यहाँ पे जहां तक मैं सोचता हूँ जिस तरह से आपकी कमेटीज बनती हैं, चाहे विधानसभा की बने कुछ बने, उसमें ये होता है कि एमएलए जो माननीय है वो बाहर जाएंगे, घूम कर आएंगे, पता करके आएंगे कि भाई क्या है ना, कि क्या सिस्टम है, वो कौन सा कितना करता है, एवरीबॉडी नोज। इसका पता नहीं गए हैं कि नहीं, ये लोग गए होंगे क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर द कॉमन पीपल। हाँ, इनफैक्ट कमेटी को पूरे प्रदेश में घूमना चाहिए, गए होंगे और पूरे प्रदेश में जाके लोगों की ओपिनियन मांगी जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, लोगों से पूछा जाता है। पर क्या लोगों ने ये जवाब दिया होगा कि कर्जा माफ करा लो, 2% ब्याज बता लो? लोगों से बात याद आई, अगर आप इस बातचीत को देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा, अपना पक्ष रखिएगा, क्योंकि कैबिनेट कोई भी डिसीजन लेती है तो शायद पठानिया जी, जहां तक मेरा नॉलेज है कि 1 महीने का टाइम होता है, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन करना हो तो वो कर सकता है। पब्लिक डोमेन में तो जाना ही पड़ेगा ना, आपको पब्लिक डोमेन में उसको फ्लोट करना पड़ेगा और लोगों की राय। कैबिनेट के फैसले भी जो आम रूटीन में कैबिनेट होती है, नहीं उसके बारे में नहीं मैं कह सकता, पर जो सब कमेटीज होती हैं इनको तो पब्लिक डोमेन में जाना ही पड़ता है, पब्लिक डोमेन में जाके यूजुअली जाना पड़ता है। ऐसा मान लीजिए कैबिनेट ने कोई डिसीजन दिया तो उसमें जहां तक मेरे को नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि उसमें ये होता है कि भैया आप आज डिक्लेयर हो गए कि हमने ये कैबिनेट में फैसले लिए हैं, अगला 1 महीना जो है वो लोगों के लिए होता है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो बताइए। ऑब्जेक्शन नहीं, आपकी राय क्या है? हाँ, लोग इसमें अपनी भी राय देना चाहेंगे। नहीं आप रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसे करो। देखो रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब हिमाचल प्रदेश के पास अलग अलग फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल टूरिज्म है, फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर। मैं अब आपको हॉर्टिकल्चर का एग्जांपल देता हूँ। अब ये यूएस नए टैरिफ्स लगा रहा है, ठीक है, अगर वो टैरिफ्स लग गए तो अमेरिका का सेब आगे यहाँ 20 रुपये किलो बिकेगा, तो हमारा सेब वाला कहाँ जाएगा? हमारा तो हिमाचल की अपर बेल्ट जो हम एक फ्रूट बाउल के नाम से प्रदेश जाना जाता है, हमारा तो 2-3 जिले तो हमारे तो भूखे मर जाएंगे। उसके ऊपर सरकार ने तो रिसोर्स मैनेजमेंट कुछ मेंशन किया नहीं। हमारा हॉर्टिकल्चर की जो आउटपुट है वो 1 हेक्टर के ऊपर जो है वो अपना इटली में और न्यूजीलैंड में 120 मेट्रिक टन के करीब है, हमारी हिमाचल में 7 आ रही है। तो 7 को हम 14 पे कैसे लेके जाएंगे, 25 पे कैसे लेके जाएंगे? हमने इस पे काम किया था अपनी सरकार के टाइम में, उसके ऊपर तो आपने कोई मेंशन नहीं किया रिसोर्स मैनेजमेंट पे। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है नई फील्ड्स, टूरिज्म की नई फील्ड्स, टूरिज्म की नई एक्टिविटीज, इको टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म, आपके ऊपर हेल्थ टूरिज्म, आपके ऊपर उसके बाद आपके ऊपर हनीमून टूरिज्म, आपके ऊपर आयुर्वेदिक टूरिज्म। आपका पॉलिटिकल टूरिज्म ही नहीं काम जान ले लेता सबकी सर। फिलहाल इस कमेटी की बात कर लें। नहीं मैं फिलहाल कमेटी की बात कर लें। राकेश पठानिया से लोग हकीकत सुनना पसंद करते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं कि ये मसला ही इतना जहीन महीन है जिसमें ये सोचने की जरूरत है कि लोगों की राय लेनी। देखिए उदय भाई, आज ये मसला इतना इंपॉर्टेंट है, सरकार ए हो या बी हो, हमको मोबिलाइजेशन करनी ही पड़ेगी। हमको फंड्स के ऊपर, हमको केवल सब्सिडी छोड़ के नहीं बात बनेगी। पठानिया जी, इसकी लोगों ने तहे दिल से ये वो भी किया था कि बहुत रिफाइंड मेंबर्स हैं इस कमेटी में, सब कुछ कर जाएंगे। ये हुआ इस कमेटी में जाके करने के। जो पब्लिक डोमेन में पढ़ा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इसके अलावा कुछ पढ़ा हो तो पता नहीं, पर जो हमें नजर आया मैं तो उसके ऊपर ही टिप्पणी आपसे कर रहा हूँ। मैं उसी मुद्दे पे ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। ये रिसोर्स मैनेजमेंट कम लग रही है, भारत सरकार मैनेजमेंट ज्यादा लग रही है। फिलहाल तो मैं इसके ऊपर इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये कहीं पे भी इन्होंने रिसोर्सेज, हाँ एक बात की है कि 10% फ्लीट में कमी की जाए। भाई 10% फ्लीट से क्या होगा जी? नाक का बाल काट के आप जिस्म को हल्का कर लेंगे क्या? ये मुझे समझ लगी ये किस किस्म की रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने काम किया है और किस किस्म की रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर ये हिमाचल प्रदेश को रिजल्ट देने वाले हैं। हम कंगाली, और ये वही लोग हैं
जब पिछले बार हम असेंबली में थे, गला फाड़ फाड़ के बोलते थे कि जयराम ठाकुर ने इतना लोन ले लिया, इतना लोन ले लिया। भाई जितना लोन हमने 5 साल में लिया था उतना तो आपने 2 साल में ले लिया, और अब आप उसकी 2% की लिमिट और बढ़ाना चाहते हैं। तो आप किस तरफ? अच्छा फिर ये बताएं कि वो जो आपने 30-32 हज़ार करोड़ का लोन लिया, उसका किया क्या आपने? बड़ा सवाल है। उसका किया क्या? उसकी आपने ऐसी कौन सी योजना शुरू की? हिमकेयर तो आपने बंद कर दी जो पब्लिक से जुड़ी हुई थी, सहारा तो आपने बंद कर दिया जो सहारा से जुड़ा हुआ था। आपने ऐसा क्या कार्य किया? वो जो आपने 32,000 करोड़ रुपया लोन लिया जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत मिली, क्या किया बताइए मेरे को। आपने क्या 1500 हर बहन के खाते में पहुंच गया? किसी गांव में गए, वहां पे 100 घर चुने और वहां पे कह दिया ये कर दिया। और हाँ, एक और बात मैं भूल गया, सीएजी की रिपोर्ट ने बड़ा क्लियर लिखा है, ये जो आप ओपीएस की बात कर रहे हो, ये हिमाचल प्रदेश की आने वाले सालों के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का निशान है। उन्होंने कहा कि साइन ऑफ डेंजर, आप आने वाले दिनों में डूब जाओगे। ये सीएजी रिपोर्ट कह रही, मैं नहीं कह रहा कि ओपीएस लेके, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई और मोदी जी लेकर आए, भारत सरकार लेकर आई है। 1600 करोड़ रुपया तो हिमाचल सरकार का खुल जाता है। बिल्कुल 1600 करोड़ रुपया तो आपको घर बैठे मिल जाता है। तो उसकी बात तो आप कहीं कर नहीं रहे, फिर आप रिसोर्स मैनेजमेंट की बात क्या कर रहे हैं? और कैग बड़ा क्लियर, सीएजी बड़ा क्लियर है इस मामले में, कहता कि ये ओपीएस जो है आपको ले डूबेगा। और आपने ओपीएस दिया भी किसको है? कौन सी कॉर्पोरेशन को ओपीएस दिया? बिजली बोर्ड को दिया क्या? अब हमारा एक बच्चा यहां पे रहन का खंभे पे लटके मर गया, 3 घंटे लाश ऊपर पड़ी थी, वाइफ उसकी वकील है, घर में सारी जवान फैमिली का बेड़ा गर्क हो गया। आपके पास 500 तो लाइनमैन तो भर्ती आपसे हो नहीं पाए, और आप बातें करते हैं कि 1 लाख लोगों को मुलाजिम देंगे। रोजगार की बात करी, अब चुभेगा सवाल, चुभता तो चुभे। आप लोग हमेशा सियासत करते हो, इन दिनों वोकेशनल टीचर्स चौड़ा मैदान में बैठे हुए चीख रहे चिल्ला रहे, उनसे जुड़े हुए जो नहीं मेरी बात सुनिएगा। अगर कांग्रेस विपक्ष में थी तब उनको जीओआईटी 817 या दूसरे जो मुद्दे होते थे बड़े अच्छे लगते थे, आप लोग पहुंच जाते थे वहां पे जाके, कांग्रेस के लोग वहां पे पहुंच जाते थे, क्योंकि बीजेपी, आप लोग तब सत्ता में थे, आप कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब पिछले दिनों कांग्रेसी तो पहुंचे ही पहुंचे, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, प्रतिभा सिंह पहुंची, अब जयराम ठाकुर भी पहुंचे। अब ऐसे हालात में जब सारी चीजें देखी जाएं तो आपको क्या लगता है कि ये एक प्रोडक्ट है जो अनएम्प्लॉयमेंट है? आई फील की पॉलिसी बनी चाहिए, तुरंत बनी चाहिए। आपके राज्य में क्यों नहीं बनी थी? देखिए, हमारे राज्य में पॉलिसी बिल्कुल लगभग फाइनल हो गई थी, और थोड़ा सा इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस की वजह से इसका विलम्ब हुआ था, और लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, बार बार स्टे लग रहा था, और 2-3 मैटर्स तो ऐसे थे जहाँ पे हमने कैबिनेट में इसके ऊपर लगभग फाइनल कर दिया था, पर बिकॉज ऑफ कंडेम्ड ऑफ कोर्ट और स्टे की वजह से हम इसको फाइनलाइज नहीं कर सकते। मैं पर्सनली इस बात का गवाह हूँ, और इस बात को मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जितनी जल्दी पॉलिसी आ जाए उतना ही इन बच्चों के लिए अच्छा। इट शुड कम इमीडिएटली। चलिए लास्ट वाले सवाल की तरफ चलते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हुई, क्या यहां पर सरकारों को ये लगता है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे खर्चों के लिए चाहिए वो जरूरी है, वो मोबिलाइजेशन हो जाए? यूथ की मोबिलाइजेशन के लिए क्या इसमें कोई पहलू नजर आया? महिलाओं के लिए कोई पहलू नजर आया कि जिसमें उनकी हिस्सेदारी भी जोड़ी गई हो, एम्प्लॉयमेंट की हिस्सेदारी भी जोड़ी गई हो? मैं आपको बता तो रहा हूँ भाई साहब कि रिसोर्स मैनेजमेंट की कमेटी ने कहीं पे भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात तो की नहीं। उन्होंने केवल भारत सरकार से 1,00,000 करोड़ का जो कर्जा माफ करने की बात की है, लिमिट को 2% बढ़ाने की बात की है, फ्लीट को 10% कम करने की बात की है, एज को बढ़ाने की बात की है, और एज बढ़ाने से क्लियर कट जो है वो जो 8 लाख की फौज हमारे अनएम्प्लॉयड की बैठी हुई है उसके पेट में लात पड़ने वाली। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैं अलग से आपसे बात करूंगा, और इसके ऊपर हमको एक विजन तैयार करना ही पड़ेगा, और हमको एक इसके ऊपर व्हाइट पेपर भी तैयार करना पड़ेगा, और हमको बड़ा क्लियर स्ट्रेटजी था अगली बारी। देखो, हर बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती, ये कोई भी झूठ बोलेगा तो वो बात ठीक नहीं। हमारे यहाँ नेता हैं, हकदार हैं उनको तो दो। बिल्कुल, हमारे यहाँ नेता हैं जो जब ऑपोजिशन में होते हैं तो इसके मेले भी मनाते हैं, इसके ऊपर जुलूस भी निकलते हैं और यात्राएं निकलती है बेरोजगार को लेकर, पर सरकार में आते हैं, मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद किसी को याद नहीं रहता कि वो 8 लाख अनएम्प्लॉयड की फौज का कला उदय पठानिया होता है लगा, वो रोज टीवी पे लाइन पे खड़ा होकर जोर जोर से बोलने की क्या बनेगा, इनका क्या बनेगा। देखिए, सच्चाई है कि जो ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात की, इसको धरातल पे आपको अलग अलग सेक्टर्स में लेके आना पड़ेगा, और उसको मोबिलाइजेशन को रिसोर्स मोबिलाइजेशन उब्लिक एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट, वेरी गुड वेरी गुड, इन दोनों को साथ में क्लब करना पड़ेगा ताकि हमारे रिसोर्स भी डेवलप हो और हमें साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, सेक्टर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो। इसके ऊपर अलग से मैं आपके साथ बात करने को तैयार हूं, मैं इसके ऊपर पूरा एक विजन आपको देने को तैयार हूं, बट ये मुद्दा अलग से आएगा, और ये रिसोर्स मैनेजमेंट हैज टू बी प्लान्ड विद एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट। बिल्कुल।
ईमानदारी की बात होती है। यहाँ पर एक याद है मेरे को, विधानसभा चली हुई थी, विधानसभा का सत्र शायद शिमला में था और राकेश भाई को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही थी, तो इन्हीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि जयराम जी इनको मंत्री बना दीजिए। लेकिन अगर वो कहें कि जी कौन किस दौर में किसके साथ खड़ा हुआ था, उसके बावजूद अगर तथ्यों के साथ बात सामने रखी जा रही है तो ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। और दुख इस बात का है कि बकाया बीजेपी लीडर्स सुन लें, अगर सुन रहे हो, ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं आप लोग। और जिन चीज़ों पे पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, पठानी जी जरा दिखाइएगा ये तमाम कागजात, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे ये जितने भी हैं ये फ्लो करते हैं। अगर इस चिट्ठी की बात करूं तो यहां पर शरेआम लिखा है कि ये ऑब्जेक्शन आप लोगों ने लगाना है और जो बिल है वो वापस कर देने हैं। ठेकेदार के साथ कितने लोग जुड़े होते हैं, कितनी लेबर्स जुड़ी होती हैं, कितना उनके सिर पर टेंशन होती है, एवरीबॉडी नोस। लेकिन एक क्लॉज मैंने किसी सीनियर जो बकाया लीडर्स हैं बीजेपी के, उनके मुंह से ये बात नहीं सुनी है। बुरा लगेगा पठानिया साहब, बट हालात तो आपकी पार्टी के भी सही नहीं लग रहे जिस तरह से हालात बने हुए हैं। ये भाजपा विपक्ष का काम कर रही है। पिछले दिनों में हमने माफ़ी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन शिमला में किया। ऐसी बात नहीं, सब लोग लगे हैं और आगे अच्छा। माफिया की तो बात मत करना, फिर मैं दूसरे इसमें चला जाऊंगा। वहां पे भी कई ध्रुव जो थे सामने आ गए। खैर, मैंने पहले बात करी थी, कुछ और तो नहीं है पठानी जी अहम बिंदु, तो वही बात आ गई कि हमें लीडरशिप जो है वो रिफाइंड चाहिए, वेल डिफाइंड चाहिए। और हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे जो मौजूदा लीडर्स हैं, सो कॉल्ड माननीय हैं या फिर पूर्व माननीय हैं, क्या हम लोग कभी जो आम आदमी हैं क्या ये माननीय होंगे? क्या ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाने की दम जो है वो हम लोगों में होगा? जिस तरह से मैंने कहा कि ऑब्जेक्शन का एक शायद टाइम होता है 1 महीना, कि अगर कोई कैबिनेट डिसीजन ले रही है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया? मेरे को नहीं लगता अगर किसी ने कुछ किया होगा। खैर, पठानी जी के साथ बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।